चौधरी और नीतू चौधरी जी के द्वारा श्री जगन्नाथ चरित और श्री नारायण भजन संग्रह के विमोचन समारोह के अवसर पर पधारे मुख्य अतिथि महोदय बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य ऑनरेबल जज साहब सम्मानित श्री राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब से विनम्र निवेदन करेंगे कि इस शुभ अवसर पर लेखक और संपादक को आप बधाई भी दें और उपस्थित जन समुदाय को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सम्मानित जज साहब, जगन्नाथ बाबा की इस पावन धरा पर सबसे पहले मैं जगन्नाथ बाबा को प्रणाम करता हूँ। जो भी संत यहाँ हुए हैं, जो महापुरुष यहाँ हुए, उनको प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जो सबसे पहले पूजनीय होती है उन माता बहनों को प्रणाम करता हूँ। मंच के सामने विराजमान इस समाज के इस प्रांगण में विराजे मेरी तरफ से सभी महापुरुष, सभी विद्वान, सभी सज्जन आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे छोटे भाई के अलावा मंच पे विराजमान सभी को प्रणाम करता हूँ, भाई को प्यार करता हूँ। मैं लगभग 20-22 साल बाद में इस गांव में आया हूँ। रामराय जी के यहाँ छोटे भाई की बारात लेके आए थे, तब आया था। शायद उसके बाद मेरा आना नहीं हुआ। आज पूर्णिमा के अवसर पर इस पुण्य धाम पर मुझे आपके सामने आकर इस पुनित कार्य में सम्मिलित होने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ और आप सबको, महाराम जी को, इनके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं कि मुझे याद किया, सम्मान दिया। आज आप लोगों ने एक नया कार्य देखा होगा, नयापन देखा होगा। अपने बच्चों को हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं, हमें पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। एक ही उद्देश्य होता है कि पढ़ लिया, कोई बात नहीं, तू ये बता नौकरी लग रहा कि नहीं लग रहा, कब लग रहा, कब लगेगा। आपने भी देखा, इसी समाज की बेटी ने एक किताब लिखी है। ये कोई साधारण काम नहीं है, ये असाधारण काम है। मैं तो वहाँ किमाड़ा गया था, वहाँ भी हरिराम जी को टोका था और यहाँ पूरे समाज को टोक रहा हूँ। जब इस समाज की बेटी ने किताब लिखी है और उसका विमोचन यहाँ मन से हो रहा है, तो हमारे पिछड़ेपन के जो आदतें हैं उनको छोड़ो और ऐसी बहू बेटियों को मंच पे स्थान दो जो समाज का नाम रोशन कर रही है। हमारी आदतें पड़ी हुई है। मैं विनम्र से कहता हूँ सभी पगड़ी वालों को, मेरे से बड़ी उम्र वालों को, सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि ठीक है, हमारी परंपराएं हैं। महिलाओं को नीचे बिठाना, महिलाओं को अपने खाने के बाद खाने पे बिठाना या इनके 2 नंबर 3 नंबर पे रखने की हमारी आदत पड़ी हुई है। लेकिन जब हम दूसरे समाज की बेटी को कुछ ऊंचा करते हुए देखते हैं तो हम उसका झंडा लेके घूमते हैं, उसको माला पहनाने के लिए, उस शॉल पहनाने के लिए, उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित रहते हैं। और हमारे समाज की बहन बेटियां जब आगे बढ़ती है तो उनको इतना बड़ा काम करने के बाद भी नीचे बिठा रखा। ये मैं अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूं। तो मैं नीतू जी से कहना चाहता हूं और पूरे समाज से निवेदन करना चाहता हूं, मन से निवेदन करना चाहता हूं कि नीतू जी इसी मंच का हिस्सा बने और यहीं आके विराजमान हो। हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी दुनिया को देखते हैं, दुनिया की बहन बेटियां कहां पहुंच रही है। आपके यहाँ पता नहीं कितनी महिलाएं कलेक्टर रह गई, एसपी रह गई, एसडीएम डिप्टी रह गई, कई एमएलए भी रह गई। हमें क्यों नहीं इस तरह की इच्छा जागृत होती है कि हमारे भी कोई परिवार से, समाज से, गांव से, इलाके से कोई आगे निकले, कोई महिला आगे निकले। मेरे किवाड़ा में देखा, आप सब जानते हैं जब गांव में पंचायत का चुनाव होता है
सरपंच के चुनाव में बड़ा जोर लगाते हैं लोग बाग, और बड़ी जोर आजमाइश के बाद में सरपंच बनता है। हरिराम जी के गांव में मुझे वहां देखने को मिला, शायद वो महिला जो मंच पे थी वो सरपंच थी। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। मेरा ये मानना है, आप इसके लिए मुझे बुरा भी मान सकते हैं, भला भी मान सकते हैं, और आपका हर शब्द मेरे लिए सिरोधार्य है, लेकिन जब तक आपकी बहन बेटियां इस मंच का आधा हिस्सा नहीं बनेगी तब तक आपका विकास नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं बहू पढ़ी लिखी चाहिए, नौकरी वाली चाहिए, बेटी ऐसे घर में जाए जिसमें नौकर हो। बड़े बड़े घरों के बेटे अभी शादियां नहीं हो रही है कि नहीं नौकरी नहीं लगा रही, तो जो लग रही है उनका तो मान करो, सम्मान करो। हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा। हमारी परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, उनका हमें सम्मान करना है, उनसे कभी भी समझौता नहीं करना। लेकिन समय के साथ अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो हम पिछड़े के पिछड़े ही रह जाएंगे। कोई भी समाज अगर आगे बढ़ा है, हम दिल्ली में किसी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनते देखते हैं, मुख्यमंत्री बनते देखते हैं। हमने कभी ऐसी लालसा ही पैदा नहीं की अभी कि हमारे अंदर से भी कोई निकले। हम क्या कर रहे हैं, अब की बार बीज बदल दिया, अब की बार खाद बदल दिया, फसल बदल दी, इसी में मग्न हो रहे हैं, इसी तक अपना आप को संपन्न मानते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला। दुनिया की दौड़ में हम पिछड़ेंगे। हमारा जो काम है खेती का, उसको छोड़ना नहीं है, पशुपालन का उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें हमारे परंपरागत जो काम है उनसे हटकर उनके साथ साथ दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए शिक्षा का और छोटे छोटे उद्योग धंधों का सहारा लेना पड़ेगा। मैं सीकर से रिटायर होकर आया हूं। पूरा मार्केट जाट समाज का है, बाजार जाट समाज के, वहां के बाजार के जो कई संगठन बने उनके अध्यक्ष जाट समाज के हैं। कोई माड़ी समाज से, कोई मीणा समाज से। क्यों है वो? क्योंकि उन्होंने देख लिया कि केवल हल चलाने से, कूली चलाने से और खेत में पानी और बीज डालने से विकास नहीं होगा। आने वाले समय में वही आगे बढ़ेगा जिसके कंधे पे हल और हाथ में कलम होगी। तो मेरा निवेदन है कि आगे बढ़ने के लिए इस गांव को, इस समाज को, इस इलाके को आगे बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा पे ध्यान देना होगा। और शिक्षा में आजकल बेटियों का, महिलाओं का 30% आरक्षण तो बहुत इजी काम, बहुत आसान काम हो रहा है। जो पढ़ गई वो वापस नहीं आएगी, वो निश्चित रूप से कुछ करके दिखाएगी। हम कभी कभी क्या करते हैं कि कहीं छोटी मोटी कोई ऐसी वैसी घटना हो जाती है, उसी का डंडोरा पीटते हैं, उसी का उदाहरण देते रहते हैं। अरे नहीं 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 पढ़ाना, वो देखो उसकी बेटी क्या कर गई, उसकी क्या। अरे वो 100 में से 2 कर गई, 4 कर गई, 94, 95, 96 जो करके गई है उनको तो कोई याद ही नहीं करता। वो आगे बढ़ रही है, देश पे राज कर रही है। तो शिक्षा के साथ साथ, खेती के साथ साथ हमें छोटे छोटे सहकारिता के क्षेत्र में ही सही, मैं जानता हूं, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं। हम में से कोई भी एक आदमी बड़ा उद्योग धंधा नहीं लगा सकता, कोई भी कारोबार के लिए हिम्मत नहीं जुटा सकता कि हम सभी एक जैसे हैं। हमारी आर्थिक मजबूरियां हैं, कुछ व्यावसायिक ज्ञान की कमजोरियां हैं, लेकिन सहकारिता के क्षेत्र में मिलजुल के 10-10, 5-5 का ग्रुप बना के हम छोटे मोटे व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते? धन कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए ये सारे काम करने होंगे। खेती के अलावा पढ़ाई लिखाई और उसके साथ साथ छोटे छोटे उद्योग धंधे आपको शुरू करने होंगे। महिलाएं आज दुनिया में, आपने रूमा देवी का नाम, जो पढ़ी लिखी माता बहनें उन्होंने देखा होगा। बाड़मेर की एक बेटी है जो दुनिया में नाम कर रही है। कभी उनको अमेरिका वाले बुलाते हैं, कभी इंग्लैंड वाले बुलाते हैं, कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट में उसका भाषण होता है।
वो भी जाटों की लड़की है, सिलाई बुनाई कसीदा करके काम करती थी। उसने महिलाओं के ग्रुप बनाए और आज दुनिया में उसका नाम है, करोड़ों का उसका कारोबार है, हजारों महिलाओं को वो रोजगार देती है। तो ये चीजें हमें करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो हमारी पुरानी आदतें हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। इसी के साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। हम पढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गौरनपुरा गांव प्रगतिशील गांव है, यहाँ का एक बेटा जज भी बना है। पूरे गांव को उसके लिए बधाई। लेकिन हमारे सारे ही बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कई बच्चे माँ बाप की जो इच्छा है, जो उम्मीदें, उन पे खरा नहीं उतर रहे। उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। एक काम तो हमें ये करना होगा, आप देखते हो सीकर झुंझुनू क्यों आगे हैं। जिस तरह से केरल की नर्सें पूरी दुनिया में फैली हुई है, वैसे ही शेखावटी की बेटियां पूरे राजस्थान के हर डिपार्टमेंट में बैठी हुई है। उसका मुख्य कारण है कि उनके आसपास बड़े बड़े स्कूल हैं। हो सकता है वहाँ के सेठों ने बड़ा काम करके वहाँ स्कूल कॉलेज खोले और उससे उन बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिला। हमारे पास ऐसे हो सकता है सेठ नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास इतनी मदद करने वाले लोग नहीं हो। तो हमें जो शिक्षित यहाँ बैठे हैं, जो सेवानिवृत्त है, मेरे जैसे लोग हैं, और जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, नौकरी में या राजनीति में, उन सबसे निवेदन है कि एरिया वाइज ग्रुप बनाकर अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल खोलो और अपने बच्चों को अपने ही एरिया में अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करो, ताकि लाखों रुपए आपके बचे। हम पढ़ाने के लिए सीकर झुंझुनू पता नहीं कहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कितना पैसा जा रहा है, एक बच्चा 2.5-3 लाख रुपए साल के खर्च करता है एक परिवार का। छोटे छोटे किसान है, अपन इतना नहीं कर पाएंगे, छोटे कर्मचारी भी इतना करने में झिझकते हैं। तो हमें बिजनेस के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय स्तर पर अच्छी शिक्षा देने के लिए सामूहिक रूप से ग्रुप बनाकर अच्छे स्कूल शिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी होगी। इसके अलावा एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, मैं एक अच्छे समाज से हूं जहां शराब को सबसे बुरी चीज माना जाता था। दुर्भाग्य से आज धीरे धीरे हमारे घरों तक घुस गई है, मेरे घर में भी घुस गई है। मैं छुपाता नहीं हूं किसी से। हमें उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्यों जो आपकी मेहनत की कमाई है, हार्ड पहल के खेतों में काम करके आप कमा के देते हो, और बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं। बच्चे ही नहीं, जो बेरोजगार रह गए, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, जिसने पगड़ी हटा दी। कई सारे लोग हैं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता कि कौन सा ग्रुप है, वो भी इसका सेवन कर रहे हैं। गांव में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये बढ़ती चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जिस कारण से सैकड़ों हजारों साल पहले ये परिवार अलग हुआ था, उस दारू की वजह से हुआ था। बड़ली में वो बोर्ड लगा हुआ, जाके पत्थर पे देखना कि ये समाज क्यों अलग हुआ था। हमें हमारी मर्यादाओं को याद करना पड़ेगा, हमारी परंपराओं का सम्मान करना पड़ेगा। एक इससे भी बड़ी बुरी हालत होती जा रही है। गांव में घुस गई वो बीमारी, ये बड़ा विचित्र, मेरे लिए अपने आप में बड़ा असंतोष का और विचित्र काम बात है। शहरों में सुनते थे कि फला से इसमें एक पकड़ी, फला इसमें एक पीता हुआ पाया गया। हमारे गांव में इसमें आ रही है, गली गली में इसमें आ रही है, हमें पता ही नहीं कौन पिला के चला गया। हमें हमारे बच्चों को साथ बिठा के घंटे 2 घंटे बात करनी पड़ेगी। उनका मन जानना पड़ेगा कि मेरा बच्चा सही दिशा में है कि नहीं, उनकी सुनो। आज सबसे बड़ी समस्या, हम बच्चों की सुनते नहीं, बच्चे हमारी नहीं सुनते। तो ये दूरियां बढ़ती जा रही है। दूरियां बढ़ेगी तो बीमारियां आएगी। तो बीमारियां जो दूसरी पर नई नई तरीके की समाज में, पूरी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में आ रही है, उससे बचने के लिए हमें बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। नियम बनाओ, रोजाना घंटे भर तो बच्चों के साथ बैठना ही बैठना। तो कुछ भी करे, कितना ही उसके जरूरी काम हो, कितना ही जरूरी आपके काम हो, हमें बच्चों को संभालना पड़ेगा। जब तक हमारे बच्चे संस्कारवान नहीं रहेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरह के आयोजन हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं, एक दूसरे से
मिलने का, नजदीक आने का मौका देते हैं। महाराम जी ने भजन की एक पुस्तक लिखी, ये भी कोई साधारण काम नहीं है। और भजन करना बुरी बात नहीं है, जब हम जानते हैं कि अंदर भी और बाहर भी वही है, दुनिया में भी वही है, तो उसका भजन करना बुरी बात नहीं है। और जिस धरा पे हम बैठे हैं वही भजन करने वाले ही थे, उन्हीं की पावन धरा पे हम बैठे हैं, तो भजन करना बुरी बात नहीं है। और ये ईश्वर की कृपा है, और जिस पे कृपा होती है वही होती है। इन्होंने अच्छी पुस्तक लिखी, मैं पढ़ूंगा, इससे प्रेरणा लेना चाहिए। किशन लाल जी यहाँ विराजमान हैं, परासा के भंवर लाल जी सॉरी और किशन लाल जी, दोनों की जोड़ी अच्छे, दोनों एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये दोनों भी शिक्षा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पे मैं देखता रहता हूँ, ये लिखते रहते हैं दोनों मिलकर। उन्होंने तो किताब भी प्रकाशित की, शायद आपकी भी एक उनकी नया सवेरा, आपका भी प्रयास चल रहा, आप भी बहुत अच्छे प्रगतिशील आदमी हैं। बच्चों को ये नहीं है कि किताब में पढ़ लिया और 8 घंटे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कोई जरूर नहीं 8 घंटे पढ़ने की। मैं तो क्लास में पढ़ने के अलावा घर पढ़ता ही नहीं था। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको सब तरह का माहौल देना पड़ेगा, उनको खेलने का भी देना पड़ेगा, उनको गाने का भी देना पड़ेगा, उनको नाचने का भी देना पड़ेगा। मैं तो नाच के भी आया हूँ, गा के भी आया हूँ। वहाँ दिल्ली और बम्बई में नाच के स्टेज पे खूब कार्यक्रम दिए थे मैंने। तो मैं तो फिल्मों में जा रहा था, 5 साल टीवी पे काम किया मैंने, तो फिर भी इधर आ गया, जज बन गया। मैं खेलने में भी राज्य स्तर के कई खेलों में पार्टिसिपेट करता था। ये जो शिक्षा के साथ साथ चलने वाली गतिविधियां हैं, ये कभी विकास को नहीं रोकती। केवल कंट्रोल की बात है कि हमें उस बात पे ध्यान रखना, कंट्रोल करना। ये एक बालक नागौर से आया है, प्रदीप, अद्भुत है। ये निश्चित रूप से दुनिया में नाम रोशन करेगा अपना। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी कला, आगे जाके वास्तव में ये अपने कुटुंब का, अपने परिवार का, खुद का, समाज का नाम रोशन करेगा। हमारे भी बीच में अगर कोई बच्चे हैं तो उनको रोको मत। सबसे ज्यादा आजकल परेशानी हो रही है कि बच्चे के मन में क्या है, पिताजी के मन में क्या है, माताजी के मन में क्या है, और वो मन मिलते ही नहीं है, फिर ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, रास्ते चूक जाते हैं और वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसके लिए घर में काउंसलिंग करनी पड़ेगी, घर में बच्चों के साथ बैठ के उनकी जानना पड़ेगा, बेटा तेरा मन क्या है। कई बार आपने देखा हो टीवी पे या बड़े बड़े स्कूलों में पूछ ले छोटे छोटे बच्चों, तू क्या बनेगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। उसके मन में है। हमारे क्या है, बीए कर ली, बीएड कर ली, मास्टर का भर लिया, पटवारी का भरा, नहीं भरा, क्यों नहीं भरा। अरे भाई उसके मन की भी देखो, उसको भी पूछो कि भाई तू करना क्या चाहता है। तो जो बच्चा जो जिस साइड में जाना चाहता है, वो चाहे प्राइवेट काम करे, वो टेक्निकल करे, कुछ भी करे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, उसको इच्छा को सम्मान मिलेगा। सही रास्ते का, गलत रास्ते का मैं कतई समर्थन नहीं करता। अगर बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है और उसकी कोई इच्छा है तो उसका ध्यान रखो, उसको आगे बढ़ने का मौका दो। मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। मैं पुनः इस पावन धरा पर गोवर्धनपुरा के सभी ग्रामवासियों का यहाँ बुलाकर मान सम्मान करने, प्यार देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से महाराम जी और इनके परिवार का। गिरिराज जी यहाँ से थानेदार है, करण यहाँ से मजिस्ट्रेट है। रास्ते में हम बातें करते आ रहे थे, वकील साहब, छोटा भाई, हम बातें कर रहे थे कि ये गांव छोटा सा है लेकिन यहाँ शिक्षा का बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छे निकल रहे हैं बच्चे, यहाँ से काफी निकल रहे हैं। तो ये प्रगति होती रहे, इसमें रुकावट नहीं आए। सारे मिलकर ग्रुप में बैठ बैठ के बात करो कि इस गांव का विकास कैसे हो। अब मैं एक कड़वी बात नहीं कहूंगा कि मुझे टोकते हैं, सब लोग टोकते हैं कि ऐसी चीजों को मत छेड़ा कर। नहीं छेड़ूंगा, वही बात आ जाएगी कि नहीं ये तो बड़े आदमी ऐसे ही करते हैं। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा
वही लादू मास्टर के 2 बेटे 100 के परिवार में दोनों अकेले खड़े हो गए, एक तरफ हो गए कि नहीं करेंगे मूर्ति भोज, नहीं करेंगे। आज भी नहीं जाता मैं किसी के यहाँ। इसके पीछे आप जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज जैन समाज 3-4 दिन में पत्थर भिड़ा के अपना कारोबार शुरू कर देता है। वो नहीं चाहता नुकसान हो उसका। उसके बच्चे कहीं विदेश में जाना चाहते हैं तो उनका पासपोर्ट बना हुआ, वीजा बना हुआ, वो रुक नहीं जाए, वो नहीं करेगा 12 दिन का इंतजार। उसके माँ बाप लटक रहे हैं क्या आसमान में, जिनका नुक्ता नहीं हुआ। ये जाटों के हमारे इसी इलाके के सीकर में 7 दिन का कर दिया, झुंझुनों में नहीं कर रहे और कहीं नहीं करे। आर्य समाजी हो गए आधे से ज्यादा। उनके माँ बाप लटक रहे हैं क्या? वो तो हमसे बहुत आगे हैं विकास में। सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे मंत्री, सारे प्रधान, जिला प्रमुख, सारे के सारे वहीं से। हमारे पास क्या लेना देना? नुक्ता जीमने के अलावा हमारे पास क्या है? सोचना पड़ेगा। मैं इसके लिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ संकल्प दिला के जा रहा हूँ कि नुक्ता बंद करो। मैं कतई नहीं कहता किसी को, मेरे परिवार को भी नहीं कहता कि नुक्ता बंद करो। मैं इतना सा निवेदन करता हूँ कि आगे बढ़ना है, इस समाज को आगे ले जाना है, तो छोटी छोटी जो हमारी कमजोरियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा। अपने बड़े विचित्र से हमारे तर्क देते हैं। भाई पुराने जमाने में आने जाने के साधन नहीं थे, फोन नहीं थे, बात करने का सिस्टम नहीं था। कल्याणपुरा से, यहाँ से गोवर्धनपुरा से, भवानीपुरा से सुरेली तक पहुंचने में आदमी को 2 दिन लगते थे। तो जिसके यहाँ जाते थे ये तीजा वीजा नहीं होता था, पहले 12 दिन पे चले जाते थे बेचारे। भाई 12वें दिन में जाके मिल जाएगा। तो जब दूर दूर से आए हैं, साथ का साथ तो वापिस जाए नहीं का, मोटरसाइकिल तो थी नहीं उनके पास, और उसको खाना तो खिलाएंगे, वो रात तो रुकेगा वहां पे। इसलिए ये ऐसी परंपराएं थी कि मान सम्मान करो, आया खाना खिला दो। आज तो आदमी तीजा में आ गया, 1 घंटा किसी गांव में रुकना नहीं चाहता, अपने साधन से आता, साधन से चलाता, फोन सही पता लगा लेता कि वहां ये बात हो गई। जो कोई भी कारण रहा हो सकता है हमारे पढ़े लिखे नहीं थे बुजुर्ग, हमारी पीढ़ियां पीछे खेती-बाड़ी थी, मजदूर, पैसे, किसान और ये जो पशुपालक थे, उनके पास यही एक साधन था, मिलजुल के चलो कभी खा लिया पी लिया चल दिया। आज तो दुनिया बहुत आगे निकल गई भाई, हम वहीं बैठे रहेंगे क्या? कर लो दस्तूर अपना, मैं मना नहीं करता, लेकिन हमें सब मिलकर सोचना पड़ेगा कि हम में क्या कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच रहे जहां दूसरे लोग पहुंच रहे हैं। कोई भी हो, चाहे मूर्ति भोज नहीं, और भी सारी चीजें हैं, उनके बारे में हमें सोचना। जो पुरानी बातें थी, समय के साथ लोग बदल गए, हमें बदलना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेता। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।